नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। शाम के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है आज की सबसे बड़ी बहस यानी न्यूज एंड व्यूज का। आज बात होगी लोकतंत्र के सबसे बड़े दंगल की। लोकतंत्र के महापर्व की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी के साथ राजस्थान का चुनावी मैदान भी सज चुका है। नेता अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं तो वोटर भी चाय की दुकानों पर चुनावी मौसम को भांप रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार मरधुरा की जंग बेहद ही रोमांचित होगी क्योंकि इस बार यहां का आंकड़ा पेचीदा सा नजर आ रहा है। इसी पर होगी चर्चा और उससे पहले आपको भी बता दें कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2019 में क्या कुछ रहेंगे सियासी पार्टियों के मुद्दे। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुहूर्त निकल गया है। इसी के साथ मरुधरा का मैदान भी सज चुका है। पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार में जुट चुकी हैं, तो राजस्थान में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि यहां की गणित बेहद पेचीदा से नजर आ रही है। 23 सीटों पर इस वक्त कमल खिला है, जबकि कांग्रेस के हाथ में 2 सीट हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों की नजर मिशन 25 पर है। बीजेपी इन 25 सीटों पर अपना दबदबा बरकरार रखना चाहती है, तो सत्ताधारी कांग्रेस 25 सीट पर हाथ को मजबूत करने की कोशिश में है। मिशन 25 फतह करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार खेल रहे हैं। बीजेपी पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक को गिनाकर मजबूत सरकार का दावा करेगी। हमें सीधे लाइन पे रहना है कि सेना की ये स्ट्रेटेजी थी, मोदी जी ने उसको हाँ कहा और सेना ने पराक्रम करके दिखाया। ये विपक्षी है कि करते तो कुछ नहीं जब उनकी सत्ता थी और उल्टा सेना पर डाउट करते हैं, ये पाक है। तो कांग्रेस राफेल पर बीजेपी को फेल साबित करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। इस तरह कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें केंद्र सरकार अपनी उपलब्धि बताकर जनता से वोट की अपील करती हुई नजर आएगी। कांग्रेस केंद्र सरकार की खामियां गिनाकर उसको डैमेज करना चाहेगी। पार्लियामेंट हाउस में राफेल पे सवाल उठाए जाते हैं, प्रधानमंत्री सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं और हिंदुस्तान के युवाओं को ये सुनना चाहिए, ये जो पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक मित्र को दिया है, ये नरेंद्र मोदी जी का पैसा नहीं है, ये उनके मित्र का पैसा नहीं है, ये 45,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के युवाओं का, हिंदुस्तान के किसानों का पैसा है। कहा जा रहा है कि राजस्थान का चुनाव 10 मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमेगा। बीजेपी राष्ट्रवाद, एयर स्ट्राइक, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, स्वच्छ भारत अभियान, जीएसटी और उज्ज्वला योजना को भुनाएगी, तो कांग्रेस राफेल, नोटबंदी, बेरोजगारी, राम मंदिर और किसानों की खुदकुशी के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। ऐसे में सवाल यही कि जनता आखिर किसका साथ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको बता दें कि तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर एक और जहां पर मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष कोशिश करेगा, तो दूसरी ओर कहीं न कहीं मोदी सरकार भी अपनी उपलब्धियां गिनाने की कोशिश करेगी कि आखिर इन 5 सालों में क्या कुछ हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो मुद्दे जनता से सरोकार रखते हुए नजर आएंगे या फिर इस बार सिर्फ इस बात से ही फर्क पड़ेगा कि कुछ भी मुद्दे हों, सिर्फ वोट बटोरने के लिए काफी हो, उन्हीं पर मंथन किया जाए। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ होंगे, सबका परिचय, उसके बाद एक बड़ी डिबेट को आगे हम बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि इस वक्त महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्चना शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ शामिल हैं, जितेंद्र श्रीमाली जी भारतीय जनता पार्टी से इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आप सभी का मेरे साथ शामिल होने के लिए। अर्चना जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, सत्ता में काबिज बीजेपी के पास गिराने के लिए राष्ट्रवाद, एयर स्ट्राइक, स्वच्छ भारत अभियान, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, उज्ज्वला और पहल योजना जैसे तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको गिनाते हुए बीजेपी जनता के बीच पहुंचेगी और इस सब के साथ जो एक मेन चेहरा होगा वो होगा मोदी का मैजिक। आप किन मुद्दे के साथ
किस चेहरे के साथ मैदान में उतर रहे हैं लोकसभा चुनाव में? देखिए लक्ष्मी जी, आपने विचित्र सा सवाल पूछ लिया कि किस चेहरे के साथ, किस मुद्दे के साथ। हम सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी है इस देश के, और सबसे पुरानी पार्टी, तो हमारी विश्वसनीयता पर क्या प्रश्न चिन्ह हो सकता है? हम हमारे नेतृत्व के नेतृत्व में उतरेंगे चुनाव में, और हमारे मुद्दे अपने हैं। हम जनता के बीच रहे, प्रतिबद्धता के साथ रहे, जो हमारा भूमिका विपक्षी रूप में होनी चाहिए थी उसके साथ हमने ईमानदारी से न्याय किया, जनता का विश्वास जीता। और यही कारण है कि अभी जो स्टेट्स में हिंदी हार्टलैंड जिसको कहते हैं, वहां हम काबिज भी हुए सत्ता में जनता के आशीर्वाद से। तो मुद्दे तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन हम इनकी तरह छद्म रूप से मुख्य मुद्दों पर पर्दा डाल करके और अवास्तविक मुद्दों के आधार पर चुनाव के समर में नहीं जाएंगे। ये लोग अपने सारे जो मुद्दे थे उन पर तो ये डिलीवर कर नहीं पाए, इससे इन्होंने, अब आपने जो कहा ना राष्ट्रवादी, राष्ट्रवाद क्या होता है? आप राष्ट्रवादी नहीं है, मैं राष्ट्रवादी नहीं हूँ। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति नेशनलिस्ट है, उसे किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और राष्ट्रवाद के नाम पर वो उतरते हैं जिन्हें अपने पर विश्वास नहीं होता, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, पहला राउंड जुम्मनों के आधार पर शासन स्थापित होते हैं, जिन्होंने जनता के साथ वादा खिलाफी की होती है, जिन्होंने किसानों पर गोलियां चलाई होती हैं, महिलाओं की लुट्टी अस्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया होता है, जिन्होंने महंगाई को चरम पर पहुंचाया होता है, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को बेपटरी किया होता है। राष्ट्रवाद कैसे मुद्दा हो सकता है? मुझे बताइए, आप कैसे देश के नागरिकों को राष्ट्र विरोधी बता सकते हैं? अर्चना जी, मेरा एक अहम सवाल, मैं हालांकि पहले राउंड में किसी से भी काउंटर क्वेश्चन करना नहीं चाहती, लेकिन माफी चाहती हूं, एक सवाल मेरा आपसे है। अभी दिल्ली में एक कार्यक्रम चल रहा था, राहुल गांधी उस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और आतंक के आका अजहर के आगे जी लगाकर उसको सम्मानित कर रहे थे। क्या कहेंगे आप इस पर? जी नहीं, सम्मानित नहीं कर रहे थे। क्या था? उस भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, जो सम्मान उसे छोड़ करके आया, जिस आतंकवादी ने देश की सेना के फौजियों को मारा और एक बार नहीं कई बार इस राज्य में मार दिया। आपको ये जो डिफरेंशिएशन है करना सीखना पड़ेगा। जैसे मोहम्मद के सरगना पर एक सेकंड, उस भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष था जो कंधार में जाकर अजहर मसूद को छोड़ करके आए ससम्मान, जिससे उस तत्कालीन मंत्री जो थे साथ गए, उन्होंने पानी ऑफर किया, ससम्मान उसे बिठाया और उस आदमी ने जाकर आतंक का कहर बरपाया इस देश पर। हमारे आर्मी इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, जिन लोगों ने आईएसआई को यहाँ बुला करके हमारे संवेदनशील मिलिट्री के इलाकों का वहाँ पर उनको तस्दीक करा दी, उन लोगों पर कटाक्ष है ये, समझने का फेर है ये, समझिए उस तरीके से उसे। अर्चना जी, क्या सुनाऊं मैं आपको? समझ में फेर अगर मेरे है तो आप समझिए। ये राष्ट्रवाद का, ये छद्म राष्ट्रवाद के आधार पर जनता को भ्रमित मत करिए। मुझे जवाब दीजिए, बेरोजगारी क्यों बढ़ी? 65 साल के चरम पर बेरोजगारी क्यों है? आज का भुखमरी में क्यों अव्वल हो रहा है देश? हालांकि मुद्दा मेरा महिलाओं की सुरक्षा में क्यों पिछड़ रहे हैं? सरोकार रखने वाले मुद्दों की बात कर रही हूँ, नहीं दे पा रहे लोग। एक सेकंड, आप ही कहती है कि सबसे पुरानी पार्टी है, हमने अपनी जो भी अपनी नीति है, जो भी हमारे दायित्व है, वो हमने निभाए हैं जनता के बीच। लेकिन आज वो जनता सवाल करती है कहीं ना कहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से जब एक आतंकी के आगे जी लगता है तो सवाल बड़ा खड़ा होता है। मैडम, मानना पड़ेगा आपको इस बात को। लौटूंगी आपके पास। जितेंद्र जी, आप जनता के सवाल बता रहे हो, आतंकी छोड़कर कैसे आए थे सम्मान? अर्चना जी, किसने छोड़ा? जी वही लगाते हैं जहां दिल में सम्मान होता है। जी लगाने का मतलब वही होता है कि दिल में सम्मान होता है। हमारे ऊपर आक्रमण करवाता रहा, हमारे फौजियों की शहादत को अंजाम देता रहा। जी लगाकर पुकारेंगे क्या? अर्चना जी, कैसी बात करती हैं आप? एक सेकंड में लौटूंगी। कटाक्ष में जी बोलना पड़ता है लक्ष्मी जी, क्योंकि आप इसलिए बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसको सम्मान देती है। सुना दूं, जहां प्रधानमंत्री के लिए उनका रिफ्लेक्शन दिखा है राहुल गांधी जी ने, करता है, ये कहा जाता है, और मसूद अजहर के लिए हम जी लगा देते हैं। हालांकि मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन मुझे ये बता दीजिए लक्ष्मी जी, क्या इस मुद्दे से आप इस बात को भुला देंगी क्या कि इन लोगों ने किसानों पर गोलियां चला दी? अर्चना जी, क्या आप इस बात को भुला देंगी क्या बेरोजगारी दर बढ़ गई? मैं वो भी सवाल, क्या इस बात पर पर्दा डल जाएगा क्या देश की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई? मेरे पास क्या इस बात पर पर्दा डल जाएगा क्या भगोड़े भाग गए यहाँ से? अर्चना जी, अपनी वेशभूषा बदल करके ऐशो आराम कर रहे हैं। सुनिए ना, पहला राउंड है। वो मेहुल भाई किसने बोला? बाकी मेहमान मेहुल भाई यहाँ चुनाव लगा करके देश की नागरिकता लेकर आराम से बैठा हुआ है। एक सेकंड, राष्ट्रवादी की परिभाषा को हम बढ़ रहे हैं तो ठीक है। जितेंद्र श्रीमाली जी, आप जिस सरकार की कामयाबी बता रहे हैं, एड्रेस करिए जिन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। प्लीज, मैं लौटूंगी आपके पास। जितेंद्र जी,
जिसे आप सरकार की कामयाबी बता रहे हैं, अर्चना जी कह रही हैं कि कामयाबी में खामियां हम दिखाएंगे। एक तरफ राफेल का मुद्दा रहेगा, नोटबंदी उन्होंने गिरा दी, बेरोजगारी गिरा दी, राम मंदिर की तारीख भी आपसे पूछी जाएगी। जितेंद्र जी जरा रुकिए, सवाल मेरा ये है कि जो सवाल विपक्ष कर रहा है आपसे, इसके जवाब में आपके पास क्या रहेगा? सबसे पहले मैं वही कह रहा हूं लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो इनको शायद ये याद नहीं कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता है। ये सारी जो कांग्रेस समय में जो बातें हुई थी वो बोल रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं आज जो सबसे बड़ी पार्टी के बारे में कह रहे हैं, आज देश के अंदर जिस सबसे बड़ी पार्टी की बात कर रहे हैं वो पार्टी केवल माँ बेटे की पार्टी रह गई, एक परिवार की पार्टी रह गई, माँ बेटा और बेटी। पर मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहूंगा। ये चिल्ला करके आप बात को नहीं रख सकते, आप चिल्ला करके बात नहीं कर सकते। मेरा ये कहना है अर्चना जी डिबेट का डेकोरम मेंटेन करिए प्लीज। इनका बंद करें, ये तो कांग्रेस के सब प्रवक्ता का एक टेप रिकॉर्डर रहता है। आप सुनिए ना, राहुल गांधी से लेकर के राजनीति तक एक टेप रिकॉर्डर। परिवारवाद करते हैं। आप सुनिए तो सही, इस बारे में जवाब सुनिश्चित करो। अर्चना जी पहले राउंड में बोलने का आपको नहीं होगा ना, जवाब दो मेरे प्रश्नों का। बेरोजगारी दर बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अर्चना जी मैंने वही पूछा है उनसे, आने तो दीजिए ना जवाब, आने तो दीजिए ना, थोड़ा सा सब्र रखिए कांग्रेस के लोगों की आदत है। आर्मी इंस्टॉलेशंस पे अटैक हुए कि नहीं हुए? आईएसआई आई कि नहीं हमारी धरती पर? आज चुनाव इस बात पे होना है कि जिस पार्टी के लिए बता रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी, जो एक परिवार की पार्टी तक सिमट गई है, आज जनता ये पूछना चाहती है कि 55 साल के जो घोषणा पत्र हैं वो जनता के सामने रखिए और हमारे 5 साल का जो घोषणा पत्र है वो सामने रखिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, इसको चुप से कहना चाहूँ, आज देश के 70 साल के आजादी के बाद में आज शौचालय बन रहे हैं, इस देश में शौचालय बन रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे स्किल इंडिया की योजना हो, चाहे मुद्रा ऋण योजना हो, आज देश के अंदर जिस प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, आर्थिक मोर्चे पर क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, और वो क्रांतिकारी परिवर्तन सबसे बड़ा जो आया है कि इस कांग्रेस को पेट में दर्द इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी ने जो बात कही थी कि हमारा महेश जी मेरे साथ जुड़े हुए, मैं लौटूंगी प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, डिबेट का डेकोरम मेंटेन रखिए। अच्छा नहीं लगता कि आप बच्चों से भटकाने की कोशिश करते। रॉबर्ट वाड्रा के पेट में दर्द है, आज इस पार्टी की बात कर रहे हैं जिसका पूरा परिवार जमानत के ऊपर है। आज जमानत के ऊपर जो पूरा परिवार है, ये मुद्दे काम आएंगे जितेंद्र जी आपके। पार्टी जमानत के ऊपर जितेंद्र जी किस मुंह से मांग रहे हैं जवाब? जितेंद्र जी देश का किसान इस बात का जवाब मांग रहा है कि आपने 55 साल इस देश को राज करके आपने क्या दिया इस देश में? केवल भ्रष्टाचार दिया, केवल बेरोजगारी दी और आतंकवाद दिया। आज मैं कहना चाह रहा हूँ इसे पूरे विश्व के अंदर आज जो भारत जो सिरमौर की स्थिति में आया है, आप ये देखिए कि जब अटल जी की सरकार थी तब परमाणु विस्फोट हुआ, और जब मोदी जी की सरकार है तो पूरे विश्व के पटल के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से पूरे देश में, पूरे विश्व में जो भारत की स्थिति आई है, ये बहुत क्वेश्चन तो करने दीजिए ना। आज जिस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, होता ना मैडम, प्लीज थोड़ा शांत रहिए, एक एक करके बात रखिए ना, मौका आपको भी राष्ट्रवादी लोग सेना पे उंगली नहीं उठाते हैं, राष्ट्रवादी लोग गाय के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं, राष्ट्रवादी लोग राम मंदिर पर उंगली नहीं उड़ाते। क्या राष्ट्रवादी जो अंग्रेजों को पत्र ले बात कर रहे हैं राष्ट्रवादी, इनके महेश शर्मा जी चाहिए कि पूरे मेरा सवाल आपसे, जनरली अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। राष्ट्रवादी हो गई है। आप दोनों शांत हो जाइए, मुझे लगता है कि मुद्दे दोनों में से किसी के पास जनता को बताएं, जनता ने सुना, इसलिए माँ बेटी की पार्टी सिमट गई है। पूरी कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश में राज करती है, अर्चना जी एक सेकंड, अर्चना जी थोड़ा सब्र करिए ना मैडम, प्लीज थोड़ा सब्र करिए। आपने जब बोला जितेंद्र जी ने आपके बीच में नहीं बोला, लेकिन आपने उनको बोलने तक का मौका नहीं दिया। आप वही अर्चना जी हैं जो यही बैठकर मुझसे ही कहा करती थी कि मैडम विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। इनके हर प्रवक्ता रहते हैं। सुनिए ना जरा, प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए ना, सफल डिबेट हो सके, सही डिबेट हो सके कि टीवी के सामने अर्चना जी सवाल करने का मौका दीजिए कम से कम। मुझे लगता है कि आपके पास कोई मुद्दे ही नहीं है जनता तक पहुंचने के लिए।
प्रत्येक भारतीय नागरिक राष्ट्रवादी। महेश शर्मा जी, आप मुझे बताइए सर, क्या कहता है आपका विश्लेषण? क्या वाकई राष्ट्रवाद का मुद्दा या एयर स्ट्राइक जब से हुई है जो माहौल बदला है, क्या बेरोजगारी का मुद्दा छोटा पड़ेगा या वाकई रोजगार के लिए युवा इस बार जवाब देगा? महेश शर्मा जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? देखिए, जहां तक सवाल है, हाँ देखिए मुद्दे तो बनेंगे हैं। चुनाव जब लड़ रहे हैं तो दोनों पार्टी से कुछ कमियां बताएंगी, कुछ उपलब्धियां बनाएंगी। सत्तारूढ़ दल है जो मैदान में आ रहा है तो अपनी उपलब्धियां ज्यादा कहे, और ये जो विपक्ष जो है वो उसकी कमियां बताएगा। आप ये देखिए कि विपक्ष में कमियों का बताए तो एक तो पेट्रोल और डीजल के दाम, और दूसरा जो मुद्दा है वो ये है बेरोजगारी, और तीसरा है किसानों का। और ये राफेल तो है ही जो बार बार में उसमें डील को लेकर के जिस तरह से जो ऑब्जेक्शंस जो राहुल गांधी उठा रहे हैं और इस बात को लेकर के, तो ये मुद्दा तो बन रहा है। लेकिन जहां इसके विपरीत मतलब जो भाजपा है वो एयर स्ट्राइक में और जितने भी जो आपके ये इनकम टैक्स के जो एक दायरा बढ़ाया है उसका लेकर के, और ये आपके जितनी उज्ज्वला योजना है और इन जितनी उपलब्धियां हैं, बेनामी संपत्तियां 6,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियां जब्त कर जितेंद्र जी अपने शब्द उनके मुंह में डालिए ना सर, शांत होइए, थोड़ा सा बोलने दीजिए उनको, पत्रकार है वो, टेप मत लगाइए प्लीज। महेश जी कंप्लीट करिए सर। हाँ, अब ये सवाल ये होता है कि जब उपलब्धियां और कमियों के बीच में जब आ जाता है और इसको लेकर के जब मतदाता के सामने आता है तो मतदाता ये सोचता है कि क्या करूं मैं इसमें। तो ये इतना तो ये जो माहौल एयर स्ट्राइक के बाद में जितना माहौल बना था इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें बीजेपी का अपर हैंड था। लेकिन इसके बाद में जो आगे जो जितना ये जो मुद्दे बनेंगे और ये चुनावी प्रचार दौरान क्या क्या मामले उजागर होंगे और उसमें जो कमियां बताई जाएगी, जो प्रभावशाली तरीके से अपनी बातें बताएगा मतदाता, उस पर एक बार मतलब विश्वास करके आगे अपना फैसला देगा। सर, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होगा इस बार? वो क्या देख रहा है, वो बीजेपी को भी देख रहा है, कांग्रेस को भी देख रहा है। सर, चंद शब्दों में जवाब चाहूंगी, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा होगा इस बार? सारे मुद्दों पर हावी रहेगा? नहीं, इसमें हाँ ये भी होगा, इसमें निश्चित रूप से ये होगा मुद्दा। ठीक है। अर्चना जी, आप कह रही हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा होती क्या है और राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा। मैं आपके पास आते हुए पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपको बयान सुनाती हूं, उसके बाद मैं आपसे सवाल लूंगी। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या आपको अभी भी लगता है कि ये सम्मान नहीं है तो क्या है? सुनिए जरा गौर से। मैंने सुन लिया। मसूद अजहर जी के साथ बैठकर ठीक है, इतना काफी है। अर्चना जी, क्या मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा। पूरा ही सुना दीजिए ना, एक लाइन से कैसे बात होगी? मैडम जी तो यही लगा ना, मेरा सब सिर्फ जी से था। अगर मैं अर्चना जी को जी बोलती हूँ तो मेरे दिल में सम्मान है, इसलिए मैं आपको जी बोल रही हूँ। लगा रही हूँ तो जी किस संदर्भ में लगाया जाता है? एक सम्मान से और एक कटाक्ष से। वो आतंकवाद का सम्मान और वहां अपमानी है, जैसे का प्रयास कीजिए। उसको आप ये कहते हैं कि जी के साथ बैठकर, क्या है ये? लेकिन लक्ष्मी जी, यह चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता, इसे मुद्दा बनाने का प्रयास मत कीजिए। डिफेंड करिए आप। मैं कोई डिफेंड करने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। क्यों डिफेंड करना है मुझे? यानी आतंकवादी को जी बोल सकते हैं? मुझे क्या डिफेंसिव होना है? ये मुद्दा रहेगा। मेरे पास वास्तविक मुद्दे हैं। हमने संघर्ष किया सड़कों पर। डिफेंस में वो लोग आएंगे जिनके पास मुद्दा नहीं है, वो जो बाल की खाल निकालते हैं, जिन्होंने सिर्फ जुमले दिए, जिनके पास वास्तविक मुद्दों से कोई सरोकार नहीं रहा, जिन्होंने बदहाली को अंजाम दे दिया, जनादेश का दुरुपयोग किया, जो राष्ट्रवाद जिंगोइज्म के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अर्चना जी, धर्म, समाज, जाति, विघटन, राष्ट्रवाद, ये सारे मुद्दे लेकर के चुनाव में जाएंगे। और वो युवा जो है जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते थे, उसे डिजास्टर पर क्या कहेंगी आप? मेरा सवाल आप तो खुद युवा है, मुझे बताइए कितने रोजगार मिले? अर्चना जी सुनिए ना, क्या 7.6 हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट? सुन तो लीजिए, मैं मुझे रोजगार चाहिए, मुझे आप सुनना पेट भर के भोजन चाहिए, मुझे सुरक्षा का अधिकार चाहिए, मुझे सरकारी जवाबदेही चाहिए, मुझे भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, मुझे मेहुल चौकसी की वापसी चाहिए। सेंटिगो में इस सरकार की अनुमति से वहाँ की सिटीजनशिप ले चुका। मुझे वो नीरव मोदी चाहिए जो अपनी वेशभूषा बदल कर लंदन में मजे कर रहा है, कि देश का नागरिक कह रहा है। एयर स्ट्राइक हम होते तो भी करते, इससे बड़ा मुंह तोड़ जवाब देते। हम अकस्मात जाकर देश का सम्मिलित
उनका सवाल सुनिए मेरी बात, रोजगार नहीं, ऐसे नहीं जाते पाकिस्तान, तब हुआ पूरा देश। आप एयर स्ट्राइक के राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वो बिल्कुल रहेगा। ये बेरोजगार जाएंगे कहाँ? ये युवा कहाँ जाएंगे इस देश के? जितेंद्र जी देखिए मैडम, उसी युवा की एयर स्ट्राइक को लेकर के घूमते रहेंगे जो आर्मी का फील्ड है। वो युवा देख रहा है ना, तो उसकी भी भावनाएं कुछ न कुछ व्यक्त हो रही होंगी उस वक्त। बस आप भ्रमित करती रहिए, आप भ्रमित करिए ना युवा को। मौका दे रहे हैं आप इस बात का तो प्रश्न पूछ लो, कहाँ बेरोजगारी दर का समाधान, आतंकवाद पे कहाँ भूख का समाधान, कहाँ सुरक्षा का समाधान? देखिए ये आतंकवाद पर 6% हो गई वहाँ पर वोटर की, वहाँ पर टर्नआउट जम्मू कश्मीर में, गर्द में डाल दिया जम्मू कश्मीर को। ये जवाब नहीं देंगे आतंकवाद को, आतंकवादियों को इस प्रकार से जी लगा के सम्मानजनक तरीके से बोलने की नहीं, बहुत समय से चल रहा है, बहुत पुरानी। अरे सम्मान तो वो होता है जो सम्मान से छोड़कर आए थे कंधार में, हम छोड़कर आए थे। अभी क्लिप उसे पानी ऑफर किसने किया था? माध्यम से कौन गया था साथ में? नहीं हुआ है। कौन थे आपके प्रतिनिधि वहाँ पर? भारत तेरे टुकड़े, कांग्रेस वाले गए थे क्या? उनके साथ खड़े होने वाले लोग हैं ये वो लोग हैं जो एयर स्ट्राइक जब हो रही थी, कौन डॉक्यूमेंट्री फिल्म अपनी बना रहा था, कौन इवेंट मैनेजमेंट कर रहा था? सवाल ये है कि क्या एक सेकंड आर्मी तो रिटेलिएट करती है, इंडिया जाने आर्मी का होता है, जब मौजी की शहादत होती है, शहादत राजनीति करने वाले भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक बनने वालों ने किए की बैठक सियासत करनी लक्ष्मी जी, जितेंद्र जी, देश की सेना के ऊपर सवाल बेरोजगारी पर था, बेरोजगारी पर रही है। अरे आप मत बोलिए फौजी के लिए, फौजी की बेटी आप मुझे बताओ सेना के लिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, आप मत कहिए। आज इनके फौज का क्या सम्मान होता है? ममता बनर्जी, हम गाली बजाते हैं। राहुल गांधी के इशारे पर पाकिस्तान से युद्ध लड़ा है, मुझे बताइए फौजी क्या होता है? पाकिस्तान जाके मिलके आता है, एक उंगली नहीं कटाई उन्होंने देश के लिए। आज हमें पाकिस्तान जाके आता है, उसको ये पार्टी से आज तक किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्टिंग राहुल गांधी ने किया। आप भ्रष्टाचारी को गले लगाते हो, बाबू भाई विश्वास जैसे भ्रष्टाचारी को गले लगाते हो, आप राष्ट्रवादी हो, भ्रष्टाचार के संस्थापक राष्ट्रवादी होते हैं, ये इनके देश की जनता को मारने वाले राष्ट्रवादी होते हैं, शांत रहिए थोड़ा सा, राष्ट्रवाद चिल्ला करके देश को गर्द में डाल दिया आप लोगों ने। आतंकवाद के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ खड़े हो गए। आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। महेश शर्मा जी, ये हमेशा बोलते हैं। महेश शर्मा जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने एयर स्ट्राइक को मुद्दा बनाया है, बेरोजगारी के मुद्दे को छोटा करेगा, वो तो जनता भूल जाएगी। गोलियों से बूंद दिया, महिलाओं की अस्पत पर चुप बैठे रहे, बेरोजगारी दर बढ़ाते रहे और भगोड़ों को भगाते रहे, सबका कौन हो गया? किसानों के नाम पर धोखा किया, राष्ट्रवादियों के रोजगार के नाम पर धोखा किया, राष्ट्र की भाषा से समझौता कर रहे हो, मीडिया को चोर बता रहे हो, मीडिया के लिए कह रहे हो कि चोर है सारे के सारे, ये राष्ट्रवादी है। इसलिए देश की जनता इस बात को मान चुकी है। खत्म कर दी, सीबीआई को सरेआम। महेश शर्मा जी से सवाल था, जमानत के ऊपर है, आप राष्ट्रवादी हो। अरे आपका भगोड़ा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जीजा जी जमानत के ऊपर है, शनिवार तो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मजबूर कर रहे हैं की आवाज को मैं डाउन करूं। राष्ट्रवाद के नाम आपके आपके पर शर्म आनी चाहिए, राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करते हो, राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। प्रयोग आप बोल नहीं सकती है, ठीक है, सुनिए, मुखबरी करने वाले सर्टिफिकेट नंबर दीजिए, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली आपने राष्ट्रवाद की। किसानों पर गोलियां, हर किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देश में रहने वाला हर कोई राष्ट्रवादी होता है, हर किसी को देश से प्यार होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर्टिफिकेट किसी को बांटेंगे। सो प्लीज थोड़ा शांत रहिए। मैं लक्ष्मी जी यही कहना चाह रहा हूँ, मैं भी आपको यही बता रही हूँ सर। राष्ट्रवाद की तो बात ये कह रहे हैं, आपको शोभा नहीं देती है, आपको शोभा नहीं देती है। महेश शर्मा जी, महेश शर्मा जी, किसानों को मारना तय कर लिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। 19 में नहीं देते हो भगौड़ों के सर, जवाब दीजिए सर। वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। अर्चना जी शांत हो जाइए, आवश्यकता नहीं है, थोड़ा शांत हो जाइए। आतंकवाद राष्ट्रवाद का बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ साथ ही आतंकवाद और राष्ट्रवाद तो मुद्दा बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा और भी हैं जो इसके विपरीत, जो उसको बैलेंस करने के लिए विपक्ष जो है आपके बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगा और दूसरे मुद्दे उठाएंगे, किसानों का मुद्दा उठेगा और महंगाई वाला भी, जिसमें ये पेट्रोल और डीजल के दाम हैं, ये सारी चीजें आएगी। तो ये कहना मतलब क्या कहता है, दोनों ही पार्टियों सत्ता, जो भाजपा के लिए भी ये समर कोई आसान नहीं है।
ये चुनावी सवर कि जिससे मतलब कि जो छवि जो 2014 में जो भाजपा की उनके नेता की थी वो इसमें ऐसी नहीं है कि मतलब वैसी की वैसी। लेकिन सर देखिए अभी बनी हुई हो। सर इस आधा घंटे में कि दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता ये नहीं बता पाए कि हम इन मुद्दों के साथ जाएंगे। वो बता रहे हैं इनका कॉलर इतना गंदा है, वो बता रहे हैं कि इनका कॉलर इतना गंदा है, हमारा इतना साफ है। सवाल ये है कि उनकी नाकामी है वो उनके लिए है, आपकी कामयाबी क्या है वो तो बताइए। दोनों में से कोई भी प्रवक्ता ये नहीं गिना पाए कि हम इन मुद्दों के साथ मैदान में जाएंगे। अफसोस होता है मुझे ये जानकर कहाँ बताया इस बार का जो चुनाव है वो इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की जो 5 वर्ष की उपलब्धियां हैं। ठीक है, एक बड़ा सवाल जो आज हमने दर्शकों से पूछा उसका जवाब ले लेते हैं। क्या सोचता है आपका दर्शक 2019 में मुद्दों पर क्या भारी पड़ेगी राष्ट्रवाद की लहर? 75% लोग ये मानते हैं कि निश्चित तौर पर ऐसे वक्त में ये नए समीकरण बने हैं कि निश्चित तौर पर भारी पड़ेंगे। 25% लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद का मुद्दा 2019 यानी लोकसभा चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। 75% जनता ये मानती है। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ शामिल होने के लिए, डिबेट में अपना पक्ष रखने के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चुनाव नजदीक आ गए हैं, लोकतंत्र के महापर्व की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुद्दे भी सियासी राजनीतिक पार्टियों ने तय कर लिए हैं कि किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाना है। अब आपको तय करना है कि आपको सरकार कैसी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।